तो हम कवर कर रहे हैं मॉड्यूल ए एबीएफएम का। और इसमें हमने 2 चैप्टर्स को अभी कवर करना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो रिलेटेड है बेसिक ऑफ मैनेजमेंट के, और सेकंड चैप्टर है रिलेटेड टू द प्लानिंग। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, टोटल 3 पार्ट रहेंगे एंड उसके बाद हम अगले चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा मॉड्यूल ए कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम बीएफएम और बीआरबीएल एबीएम के वीडियोस को कवर कर चुके हैं, मॉड्यूल्स को कवर कर चुके हैं। मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी और पीडीएफ भी मिल जाएंगे उनके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। It says in a large organization, the process of assigning duties, delegating authority, and further coordinating the relationships between the different roles and responsibilities is meticulously handled. The function of management is critical for providing the necessary human and non-human resources and establishing a structure for achieving the goals. Which function of management does this describe? तो ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है क्वेश्चन, उसके बारे में हमने बताना है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ड्यूटीज को असाइन करना, डेलीगेट करना अथॉरिटी को, कोऑर्डिनेट करना रिलेशनशिप्स को बिटवीन द डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको हैंडल किया जा रहा है। एंड ये क्रिटिकल है नेसेसरी ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए, राइट, एंड एक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए ताकि गोल्स को अचीव कर पाए। सो इट इज प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट वुड बी इट? सो प्लानिंग जो होता है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है, राइट, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। एंड ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। एंड फर्दर ये पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग के में होता है कि आप सेट करते हो ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर मोशन में, सुपरविजन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज बेसिकली लुकिंग बैक, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं क्या हम अपने प्लान्स को मीटअप कर पा रहे हैं, राइट। तो वो मॉनिटरिंग फंक्शन होता है, राइट। कोई स्ट्रक्चरल वन नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी सेज ऑर्गेनाइजिंग। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजिंग में आप जो रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको डिटरमाइन करते हो एंड वो प्रोवाइड करते हो। एंड इसमें आप जो ग्रुपिंग एक्टिविटीज की आइडेंटिफिकेशन है वो करते हो, ड्यूटीज को असाइन करते हो, अथॉरिटीज को डेलीगेट करते हो एंड कोऑर्डिनेट करते हो अथॉरिटी को। ये चीजें वहां पे होती हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जहां पर ड्यूटीज को असाइन किया जाता है, टास्क को ग्रुप किया जाता है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है और रिलेशनशिप्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन जो डी है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज रिलेटेड टू द प्लानिंग। So a company's management team becomes as engrossed in creating detailed plans and preparing for every conceivable contingency that they fail to execute the primary strategy in timely manner. The phenomenon where the planning process itself paralyzes action is described in the document as a significant disadvantage of planning. What is a specific pitfall often referred to as? Right? तो क्वेश्चन को जल्दी से समझते हैं और फिर आंसर ऑप्शंस को देखते हैं इसकी। देखो, एक कंपनी की मैनेजमेंट टीम है जो डिटेल्ड प्लान्स बना रही है एंड फर्दर हर एक कंसीडेबल कंटीजेंसी को बेसिकली कंसीडर कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, राइट। लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती टाइम मैनर में। तो ये जो फिनोमिनन होता है कि जहां पर प्लानिंग प्रोसेस चलता रहता है लेकिन काम कभी नहीं कर पा रहे हो, तो डिसएडवांटेज है। हिंड्रेंस ऑफ इनोवेटिवनेस, फोरस्टॉलिंग ऑफ एडेप्टेबिलिटी, या फिर डेथ बाय प्लान, या फिर प्लानिंग रिजिडिटी, व्हाट इट इज। देखो, हिंड्रेंस ऑफ इनोवेटिवनेस होता है कि प्लानिंग का प्रोसेस किस तरह से किया जा रहा है। अगर उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया, अगर बेसिकली आप क्रिएटिव थॉट्स जस्ट लाते जा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, दैट इज बेसिकली नॉट द केस। वो हिंड्रेंस ऑफ इनोवेटिवनेस नहीं है, इनोवेशन तो चल रही है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर नहीं है। क्या ये फोरस्टॉलिंग ऑफ अडेप्टेबिलिटी है? फोरस्टॉलिंग अडेप्टेबिलिटी होती है कि एक मेंटेलिटी की तरह जहां पर लोअर लेवल सुपरवाइजर जो होते हैं वो एक प्लान को चिपक जाते हैं,
ठीक है, जब वो काम नहीं करता तब भी उसको चिपके रहते हैं, ठीक है, तो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। वो फेलियर नहीं है कि आपने एग्जीक्यूट नहीं किया। फोर्सलिंग होता है कि आप अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, फेल हो गया फिर भी नहीं चेंज कर रहे, राइट। डेथ बाय प्लान, तो डेफिनेटली इट्स डेथ बाय प्लान। जब आप प्लानिंग करते जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्लान करते जा रहे हो, राइट, तो ये गिवन सिनेरियो से रिलेटेड है। आंसर इज डेथ बाय प्लान। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग रिजिडिटी? प्लानिंग रिजिडिटी एक लिमिटेशन होती है जहां पर प्लान जो है वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं डायनेमिक इन्वायरमेंट में, राइट, लेकिन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड नहीं है। एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो है वो है डेथ बाय प्लान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। An organization encourages its employees to continuously develop their personal capacity to achieve the goals. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इंप्लॉयज को कंटिन्यूसली कहती है कि अपने आप को कंटिन्यूसली डेवलप करो ताकि पर्सनल कैपेसिटी को डेवलप करो ताकि गोल्स को अचीव कर लें। फोस्टरिंग एन एनवायरमेंट वेयर इंडिविजुअल्स विजन कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर शेयर्ड विजन। This is based on the belief that everything is interconnected and the team members must be willing to reflect on the views of the others. These principles are the core disciplines of which contemporary management concept. कौन से कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में हमने बताना है। क्या ये टीक्यूएम है? देखो टीक्यूएम जो होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करता है। वो कहता है कि बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करो ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को उसके हिसाब से करें एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन वो इंफेसाइज नहीं करता स्पेसिफिक डिसिप्लिन से रिलेटेड कि आपने पर्सनल मास्टरी करनी है। तो ये टीक्यूएम तो डेफिनेटली नहीं है। क्या ये कंटिजेंसी स्कूल से रिलेटेड है? देखो कंटिजेंसी स्कूल जो है वो आर्ग्यू करता है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस तब होगी, वो सिचुएशनल होगी, अडेप्टेबल होगी। वो अलग एक फोकस है, इंटरनल लर्निंग से रिलेटेड तो है नहीं है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या ये एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है? यस, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंप्लॉयज कंटिन्यूसली इनहांस करते हैं अपनी कैपेसिटी को ताकि वो आगे बढ़े, ग्रो करे, लर्न करें, गोल्स को अचीव करें, राइट। तो ये जो कंसेप्ट यहां पर डिस्क्राइब है रिलेटेड टू पर्सनल मास्टरी से रिलेटेड हो गया या फिर शेयर्ड विजन से रिलेटेड हो गया, ये सब चीजें यहां पर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ही एग्जांपल्स हैं। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फर्दर ऑप्शन डी जो है दैट्स रिलेटेड टू द क्लासिकल स्कूल। तो क्लासिकल स्कूल इंफेसाइज करता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर, सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर, एरर्स को किस तरह से रेक्टिफाई करना है उसके ऊपर, एंड वो एक ज्यादा रिजिड एंड लोगों के ऊपर ध्यान देने वाली अप्रोच है, राइट। सो दैट्स बेसिकली क्लासिकल अप्रोच कि काम कैसे होगा उसकी तरफ ध्यान दो, दैट्स इट, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्लानिंग से रिलेटेड है। इट सेज इन इवेल्युएटिंग potential strategies, a manager considers not only quantitative data like cost and sales potential, but also factors like the timing of implementation. ठीक है, तो इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल स्ट्रेटजीज, जो एक मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा की तरफ ध्यान नहीं देता, कॉस्ट की तरफ, सेल्स पोटेंशियल की तरफ, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं लाइक टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उनकी तरफ भी ध्यान देता है। फर्म की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड इवन जो उनके खुद की इंट्यूशन है, लाइकलीहुड ऑफ द सक्सेस, उसकी तरफ भी ध्यान देता है। दिस मल्टी faceted approach is necessary for choosing the most fruitful and achievable course of action. These elements are all part of what? किस चीज का part है? Criteria for evaluating alternatives, the process of setting planning premises, the finalization of the plan, the principles of group decision making. किस चीज का part है ये उनके बारे में हमने बताना है। सी, जब एक मैनेजर जो है इवेल्युएट करता है पोटेंशियल स्ट्रेटजीज को, राइट, तो चॉइस होती इस बारे में नहीं होती जस्ट कि नंबर्स क्या है, एंड उसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी देखना होता है, जजमेंट एंड इंट्यूशन को भी देखना होता है। अब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, सेल्स का क्या पोटेंशियल है, वो क्वांटिटेटिव हो गया जो नंबर्स के बारे में बता रहा है। और क्वालिटेटिव होता है कि इंप्लीमेंटेशन का टाइम कितना लगेगा, फर्म की स्ट्रेंथ क्या है, फर्म की वीकनेस क्या है, कंपिटेटिव पोजीशंस क्या है, वो आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा मैनेजर की खुद की एक्सपीरियंस, खुद का बेसिकली सेंस रिलेटेड टू कि क्या ये चीज फिजिबल है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मिलकर के फॉर्म करती है क्राइटेरिया कि आप ऑल्टरनेटिव्स को किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, उसके बारे में होता है, राइट। जो कि काफी ज्यादा इसेंशियल स्टेप माना जाता है जब हम प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं। उससे पहले कि आप कोर्स ऑफ एक्शन कैसे डिसाइड करोगे, यानी कि आप ऑल्टरनेटिव्स को क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो, ये उस चीज का पार्ट है, राइट। तो हमने स्टेप्स ऑलरेडी पढ़े थे प्लानिंग प्रोसेस के।
तो ऑप्शन ए जो है उसके हिसाब से दैट विल बी द बेस्ट फिट हियर एंड दैट्स द राइट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को नहीं देख रहे, आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी देख रहे हो, आप मैनेजर की इंट्यूशन को भी देख रहे हो और जजमेंट को भी देख रहे हो, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17। So, a manager operating under the belief that employees are inherently lazy, dislike the work, and must be closely supervised and controlled, right? They must be controlled to achieve the organizational goals is applying the assumptions of a specific management theory. तो एक मैनेजर का ये मानना है कि एम्प्लॉयज लेजी हैं, काम को पसंद नहीं करते हैं, उनको क्लोजली सुपरवाइज करो, कंट्रोल करो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। ये स्पेसिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की एजम्पशंस हैं। This perspective suggests that without coercion, people will not put forth adequate efforts. कौन सी थ्योरी जो है वो मैनेजर के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या फिर सिस्टम्स थ्योरी? थ्योरी एक्स है या थ्योरी वाई है? देखो, इफ वी टॉक अबाउट द थ्योरी वाई, तो थ्योरी वाई इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वो इस चीज को एज्यूम करती है कि लोगों को तो काम करना पसंद है एंड उनको तो बेसिकली कोर्जन की जरूरत नहीं है कि गोल्स को अचीव करे। तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल हो गया ऑपोजिट। इफ वी टॉक अबाउट द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी आपको दी थी हर्सबर्ग ने एंड उन्होंने एक बताया था कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं एंड हाइजीन फैक्टर जो है वो डिससेटिस्फेक्शन से बचाते हैं, दैट इज इट, राइट। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वो भी नहीं है यहाँ पर। थ्योरी एक्स जो है वो बेसिकली थ्योरी एक्स थ्योरी बाय डगलस मैकग्रेजर ने दी थी, ये दोनों थ्योरी डगलस मैकग्रेजर ने दी थी एंड फर्दर थ्योरी एक्स जो है वो कहती है कि लोगों को बिना सुपरविजन के काम करना आता ही नहीं है। वो पेसिमिस्टिक व्यू बताती है ऑफ द एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो कि डेफिनेटली मैनेजर के बिलीफ के साथ मैच करती है। सो थ्योरी एक्स इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड सिस्टम थ्योरी क्या कहती है? सिस्टम थ्योरी बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है एंड फर्दर आप कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस नहीं ले सकते इंडिविजुअल एम्प्लॉय को लेकर के, राइट। सो बेसिकली वो अलग चीज होगी, राइट। सो ऑप्शन जो यहां पर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। After that, it's the question number 18. Question number 18. It says a manufacturing company's operational plans include detailed rules on safety procedures, methods of quality control checks, and policies regarding employee attendance. These plans are designed to use repeatedly over time to ensure that the internal operations of the organization run smoothly and consistently. Which is the what is the correct क्लासिफिकेशन फॉर दीज टाइप्स ऑफ प्लान्स? तो इस तरह के प्लान्स को हम क्या कहते हैं? आर दीज द सिंगल यूज प्लान्स? देखो, सिंगल यूज प्लान होते हैं जो एक बार यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ। कंटिजेंसी प्लान यानी कि कोई चीज फेल हो गई तो वो तब यूज करेंगे, वो भी नहीं है। स्टैंडिंग प्लान है क्या? यस, स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान उन एक्टिविटीज के लिए यूज होता है जो रेगुलरली अकर होता है ओवर द टाइम एंड इस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चलते रहे। तो डेफिनेटली अगर कोई आप पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, रूल्स हैं, दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्टैंडिंग प्लान्स। एंड व्हाट आर द शॉर्ट टर्म फोरकास्ट? शॉर्ट टर्म फोरकास्ट तो प्रेडिक्शंस होती हैं जो एक साल से कम टाइम के लिए आप बेसिकली बता रहे हो एंड ये टूल होते हैं प्लानिंग का एंड प्लान नहीं है इस तरह से कोई भी, राइट। ऑप्शन डी समथिंग डिफरेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बेसिक ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अ फास्ट फूड चेन एंटर्स अ मैच्योर मार्केट। तो एक फास्ट फूड चेन है जो कि एक मैच्योर मार्केट में एंटर करती है बाय फोकसिंग ऑन एक्सट्रीम ऑपरेशनल एफिशिएंसी, allowing it to offer standardized products at a very low cost and margins to appeal to a mass audience. This strategy was not based on a pioneering a new product but on optimizing processes once the market and had stabilized. दिस अप्रोच इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विच बिजनेस मॉडल? कौन से बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल है उसके बारे में हमने बताना है। टाइम मॉडल, प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स मॉडल या फिर एफिशिएंसी मॉडल। देखो, टाइम मॉडल क्या होता है? टाइम मॉडल होता है कि आप सबसे पहले मार्केट में आ गए हो, इनोवेशन अपनी की उससे आ गए हो, तो वो तो यहां पर नहीं है। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट पिरामिड मॉडल? प्रॉफिट पिरामिड मॉडल में बेसिकली आप कस्टमर्स की तरफ मूव करते हो फ्रॉम लो टू हाई प्राइस प्रोडक्ट्स, राइट।
तो एक डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होती है, वो भी ये नहीं है। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल में लाइक जिलेट रेजर ने क्या किया, ब्लेड स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिलेट ने बेचे यहाँ पर बेसिकली अपने जो मशीन थी वो फ्री दे दी जिलेट ने, राइट, जो रेजर मशीन थी वो फ्री दे दी, लेकिन उसने ब्लेड्स बेच करके पैसे कमाए, राइट। उसमें क्या होता है कि आप बेस प्रोडक्ट को सेल करते हो सस्ते में, राइट, एंड पैसा कमाते हो हाई मार्जिन कंज्यूमेबल्स में जो उसके ऊपर बार बार लगेंगे उसके ऊपर। तो डेफिनेटली वो भी यहां पर नहीं है, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल भी नहीं है। ऑप्शन डी, दैट इज द एफिशिएंसी मॉडल, एब्सोल्युटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। व्हाई? बिकॉज एफिशिएंसी मॉडल के केस में क्या करते हो कि आप उसमें वेट करते हो मार्केट के मैच्योर होने की, स्टैंडर्डाइज होने की, ठीक है, एंड तब उस टाइम पर आप एंटर करते हो एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ, लो मार्जिन प्रोडक्ट के साथ, ताकि मार्केट उसको फटाफट से खरीद दे। जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रिक कार्स बहुत चल रही हैं, लेकिन अभी उसमें इनोवेशन हो रही हैं, तो आप वेट करोगे कि इलेक्ट्रिक मार्केट मैच्योर हो, मैच्योर हो, मैच्योर हो। उसके बाद मान लो कि जियो वालों ने अपनी कार निकाल दी, जो बहुत सस्ती कार निकाल दी, इलेक्ट्रिक कार निकाल दी, अब एकदम से अपील करेगी लोगों को वो, राइट। सो दैट इज द केस, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th, it says an organization is analyzing its external environment to understand demographic shifts, consumer attitudes toward environmentalism, and local cultural norms that might affect product demand. These factors are crucial as they vary from country to country and influence buying behaviors and how consumers perceive the company's offerings. In a pestle analysis, these elements would be categorized under which factor? तो पेस्टल एनालिसिस में ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं किस तरह से कैटेगराइज होंगे उसके बारे में हमने बताना है। पी का मतलब क्या होता है? पी इज फॉर पॉलिटिकल, पेस्टल में पी इज बेसिकली फॉर पॉलिटिकल, एंड ई इज फॉर इन्वायरमेंटल, एंड एस इज फॉर सोशल, राइट, टी इज फॉर टेक्नोलॉजिकल, एंड ई इज अगेन फॉर व्हाट, एल होता है लीगल के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक के लिए। तो ये किस फैक्टर से रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल या फिर लीगल? सो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, राइट। वो कंज्यूमर एटीट्यूड या ग्राफिक से, डेमोग्राफिक से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी, उससे रिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं है। फर्दर ऑप्शन सी, दैट इज सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, जैसे लैंग्वेजेस हो गई, रिलीजन हो गए, लेजर टाइम हो गया, एज हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गए। तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम यही बात कर रहे हैं कि चीजें चेंज हो रही हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच इज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अ मैनेजर डिफाइंस अ क्लियर पाथ फॉरवर्ड फॉर द टीम, राइट, but recognizes that planning, organizing, and staffing are merely preparatory stages. To truly achieve the set goals, the manager must now engage in supervision, motivation, and leadership to set the actions of people in motion. Which core function of management is this manager now focusing on? तो कौन सी चीज के ऊपर ये जो मैनेजर है वो फोकस कर रहे हैं उसके बारे में हमने बताना है। तो मैनेजर एक क्लियर पाथ बताते हैं टू फॉरवर्ड फॉर द टीम, लेकिन और बेसिकली वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग है वो सिर्फ प्रिपरेटरी स्टेजेस हैं, एंड अगर उन्हें सेट गोल्स को अचीव करना है तो मैनेजर को अब एंगेज करना पड़ेगा अपने आप को सुपरविजन में, मोटिवेशन में, लीडरशिप में, सो डैट कि लोगों को काम में लगा पाए वो, राइट। तो कौन से कोर फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? कंट्रोलिंग के बारे में, स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में, या फिर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में? देखो कंट्रोलिंग जो होता है वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है, दैट्स अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, नॉट अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। बिकॉज कंट्रोलिंग में आप कंपेयर करते हो रिजल्ट्स को प्लान के साथ, मैनेजर कंट्री फोकस कर रहा है इनिशिएटिंग के ऊपर, तो डेफिनेटली रिव्यू के बारे में बात नहीं कर रहा, सो इट्स नॉट कंट्रोलिंग। एंड अगर हम स्टाफिंग की बात करें, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू कि पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट, सही पर्सन को सही जगह पे लगाओ, रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। अब यहां पर तो प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो चुका है, तो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, इट सेज डायरेक्टिंग।
तो ये जो फंक्शन डायरेक्टिंग का होता है बेसिकली इसमें हम लोगों को काम में डाल देते हैं। लाइक अगर आपकी प्रिपरेटरी चीज कंप्लीट हो गई है, आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसमें क्या करोगे, आप सुपरविजन करोगे, मोटिवेशन करोगे, लीडरशिप करोगे, कम्युनिकेट करोगे चीजों को। डेफिनेटली इसी चीज के ऊपर फोकस है। सो इट इज अ डायरेक्टिंग कंपोनेंट द मैनेजर इज लुकिंग एट राइट नाउ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, आप ड्यूटीज को असाइन करते हो, अथॉरिटीज को डेलीगेट करते हो। वो भी एक प्रिपरेटरी फंक्शन होता है जो डायरेक्टिंग से पहले आता है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 22nd। क्वेश्चन 22nd। अ मैनेजर इज लीडिंग अ डिसीजन मेकिंग मीटिंग। तो मैनेजर जो है वो एक डिसीजन मेकिंग मीटिंग को लीड कर रहे हैं while the group setting allows for a more thorough evaluation of options and enhances team spirit. The process is taking much longer than anticipated due to prolonged debates. Furthermore, one senior member's strong opinions seem to be silencing others, preventing their views from being fully considered. These issues are recognized as what? इनको क्या कहा जाता है? Advantages of group decision, disadvantages of group decision, conditions of risk and uncertainty, प्रिंसिपल्स ऑफ एमबीए। तो डेफिनेटली ये एडवांटेज तो नहीं है। एडवांटेज तो ग्रुप डिस्कशन का होता है जहां पर इवेल्युएट करते हो, टीम स्पिरिट को इनहांस करते हो। जो लेकिन कोर प्रॉब्लम है वो आपकी वो ड्रॉबैक्स के बारे में बता रही है। सो दिस इज नॉट एडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रुप डिसीजंस। ये आपके ग्रुप डिस्कशंस की या ग्रुप डिसीजन की आप कह लो डिसएडवांटेज है, जहां पर बेसिकली क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, ये कॉस्टली है, एंड इसमें इश्यूज आ सकते हैं कि एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है, दूसरे पर्सन को व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स यहां पर बताई गई हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The next one, it's related to question 23rd. An organization is facing a period of rapid and unpredictable technological change, forcing it to constantly adapt. The management philosophy that would be most applicable in this environment is one that rejects a one size fits all approach, instead arguing that effective management practices must be adaptable and tailored to unique situations and circumstances. This philosophy is central tenet of which of the management theory? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, क्वांटिटेटिव थ्योरी या फिर ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव, किस पॉइंट से है उसके बारे में हमने बताना है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे दौर से निकल रही है जहां पर लगातार उनको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ रहे हैं एंड उनको कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी जो ये कहती है कि जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगी इस एनवायरमेंट में वो होती है बेसिकली दैट रिजेक्ट्स अ वन साइज फिट्स ऑल। ये चीज को अप्रोच को वो बेसिकली मिस कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। एंड वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो अडेप्टेबल होनी चाहिए एंड टेलर्ड होनी चाहिए टुवर्ड द यूनिक सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ये फिलॉसफी सेंट्रल टेनेट है कौन सी मैनेजमेंट थ्योरी का, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। देखो, दिस इज गोइंग टू बी द कंटीजेंसी थ्योरी। वाई कंटीजेंसी थ्योरी? क्योंकि कोर आइडिया क्या है कि देर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज। कोई भी एक तरीका नहीं है बेस्ट वे मैनेज करने का, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडेप्ट होनी चाहिए टू द स्पेसिफिक एनवायरमेंट सिचुएशंस के ऊपर। एंड यहां पर क्या है कि आपने रिजिडिटी छोड़ दी है अर्ली स्कूल की, लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट की या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की, राइट, जो फ्योल ने दी थी या फिर टेलर ने दी थी, स्पेशली जो कि डायनेमिक एंड अनप्रेडिक्टेबल आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। अब इस सिनेरियो में अगर देखें तो इन्वायरमेंट जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड रिस्पॉन्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना पड़ रहा है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो काम करेगा दैट इज मैनेजमेंट मस्ट बी सिचुएशनल, उसे सिचुएशनल बनना पड़ेगा। एंड फर्दर उसे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। सो ये एक कंटीजेंसी थ्योरी है मैनेजमेंट की, दिस इज अ कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी क्यों नहीं है? व्हाई दिस इज नॉट क्लासिकल थ्योरी? जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है वो एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करती है, मैंने पहले भी बताया। वो किसके ऊपर फोकस करती है? क्लासिकल थ्योरी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करती है कि काम करो भाई, लोगों की तरफ ध्यान मत दो, राइट। वो सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर फोकस करती है, वो एरर रेक्टिफिकेशन के ऊपर फोकस करती है, वो एक रिजिड अप्रोच से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। कंटीजेंसी थ्योरी तो आंसर है ही है, मैं आपको बता चुका हूं क्यों आंसर है। बिकॉज जो कंटीजेंसी थ्योरी थी ये पहली बात दी गई थी जॉन वुडवर्ड के द्वारा, राइट। एंड फर्दर इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहा गया है कि मैनेजर्स को अडेप्टेबल होना चाहिए यूनिक सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, राइट। एंड फर्दर ये एक डायनेमिक एंड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में थ्योरी चलेगी।
ये चलेगी वहां पर, राइट, क्योंकि आप अडेप्टेबल हो, राइट। सो थ्योरी जो है वो रिएक्टिव है रेदर देन बीइंग प्रोएक्टिव, राइट। तो ये बीइंग रिएक्टिव है रेदर देन बीइंग प्रोएक्टिव, तो आप बेसिकली फिट हो जाते हो, अपने आप को सिचुएशन में फिट कर लेते हो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाई नॉट द क्वांटिटेटिव थ्योरी? क्वांटिटेटिव थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले की वीडियो में भी हमने बात करी थी। क्वांटिटेटिव थ्योरी जो है वो स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर काम करती है, जिसको अप्लाई करना डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट हो जाता है। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव। देखो ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव जो है वो नियो क्लासिकल स्कूल का पार्ट है, जो कि मोटिवेशन के ऊपर और टीम वर्क के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड है और टीम वर्क से रिलेटेड है, ये नियो क्लासिकल स्कूल का पार्ट है, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है। बट ये डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता कॉर प्रिंसिपल को रिलेटेड टू कि आपने मैनेजमेंट स्टाइल ने अडेप्ट करना है टू द एक्सटर्नल सिचुएशन, उसके ऊपर फोकस नहीं करता, उसको एड्रेस नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 which is related to the planning. So company is developing a long-term forecast that covers a 5-year horizon. Management intends to use this forecast to evaluate variances in performance over time and to make strategic decisions about leveraging and deleveraging the assets. However, they acknowledge a significant channel that challenge the lack of relevant historical data and the inherently unpredictable nature of the economy over such a long period. These challenges are identified as the disadvantage of what? ये चीजें जो है वो किस चीज का डिसएडवांटेज दर्शाती हैं, उसके बारे में हमने बताना है। दोबारा से क्वेश्चन को बताता हूँ। कंपनी एक्चुअल में डेवलप कर रही है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट को, एक 5 साल का टाइम पीरियड कवर करना है। मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि यूज करना है इस फोरकास्ट को, ताकि जो भी वेरिएंसेस आ रहे हैं परफॉर्मेंसेस के ओवर द टाइम, ठीक है, उनको हम मैनेज कर पाए, उनको इवेल्यूएट कर पाए और एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाए लेवरेजिंग के बारे में कि एसेट्स को किस तरह से लेवरेज करना है या डीलेवरेज करना है। लेकिन ये एक्नॉलेज करते हैं एक सिग्निफिकेंट चैलेंज कि इनके पास रेलेवेंट हिस्टोरिकल डाटा नहीं है एंड हिरेंटली जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है इकोनॉमी की इतने लंबे टाइम पीरियड के ऊपर, वो भी एक चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस किस तरह के डिसएडवांटेज को बताते हैं वो हमने बताना है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के, मीडियम टर्म फोरकास्ट के, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के या फिर कंटीजेंसी प्लानिंग के। देखो डिसएडवांटेजेस जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के होते हैं उसमें आपकी बेसिक चीजें रहती हैं, लाइक इनिशियल कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आप किस तरह से फोरकास्ट करोगे, या फिर हो सकता है कि आपने चीजों को समझने में कम्प्लेक्सिटी हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना हुई हो, राइट। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के रिलेटेड नहीं होते शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होते हैं, वो कॉस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो बेसिकली सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, वो होते हैं शॉर्ट टर्म के फोरकास्ट के डिसएडवांटेजेस। इफ वी टॉक अबाउट द मीडियम टर्म फोरकास्ट डिसएडवांटेजेस, राइट, तो वो बेसिकली ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं एंड बिजनेस बजटिंग से रिलेटेड होते हैं, राइट, कि वहां पर कुछ एक अनसर्टेनिटी है उनसे रिलेटेड होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट से रिलेटेड जो आपके डिसएडवांटेज हैं, वो बेसिकली यही चीज होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इकोनॉमी किधर जाएगी उस टाइम के ऊपर, या फिर आपके पास हिस्टोरिकल नॉलेज प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म के डिसएडवांटेजेस हैं फोरकास्ट के। सो ऑप्शन जो यहां पर है सी, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। यहां पर लैक ऑफ रेलिवेंट हिस्टोरिकल डाटा। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रापोलेशन के ऊपर रिलाई करती है, लेकिन यहां पर तो पास्ट डाटा जो है वो कैप्चर ही नहीं हुआ, तो फ्यूचर को किस तरह से आप बताओगे कि क्यों ये चीज आई है। एंड मोर ओवर एक्सटर्नल एनवायरमेंट के रिलेटेड भी अनसर्टेनिटी है। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है इतने बड़े टाइम होराइजन के ऊपर। आपकी रिलायबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आपका फोरकास्ट होराइजन बहुत बड़ा है, तो वहां पर एक्यूरेसी कम होगी, फोरकास्ट जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा एक्चुअल आउटकम से। तो आप 5 ईयर होराइजन के ऊपर देख रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आपका। वेरिएंस एनालिसिस जो करने वाले वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज से रिलेटेड है, डीलेवरेज डिसीजन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी चैलेंज। तो ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ डिसएडवांटेज ऑफ द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ आफ्टर दैट इट इज द क्वेश्चन नंबर 25। A global corporation has expanded its operations. एक ग्लोबल आपकी कॉरपोरेशन है जिसने अपने ऑपरेशंस को किया है एक्सपेंड, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है एंड फोकस किया है इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन के ऊपर कुछ एक रीजन्स में। while this has created business opportunities, it has also resulted in increased carbon emission, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कार्बन एमिशन भी हुआ, इससे नेचुरल रिसोर्सेज भी ज्यादा इस्तेमाल हुए एंड आपके फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हुआ।
These negative outcomes are represented as a direct environmental impact of what major trend? कौन से मेजर ट्रेंड का एक बेसिकली आपका एक नेगेटिव आउटकम आ रहा है, उसके बारे में बताना है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपेंड किया अपने ऑपरेशंस को, इंक्रीज तो हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इंक्रीज हो गया, और इकोनॉमिक्स आपकी जो स्पेशलाइजेशन थी कुछ एक रीजन में, उसका भी बेनिफिट मिला है। अब इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बनी, लेकिन उससे क्या हुआ, कार्बन एमिशन बढ़ गई, आपके जो फॉरेस्ट थे वो कम हो गए, एंड नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेटली ज्यादा यूज कर लिए आपने। तो ये नेगेटिव जो आउटकम है, ये किसकी वजह से है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, ग्लोबलाइजेशन है, या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के रिलेटेड ये इंपैक्ट हुआ है, क्या चीज? देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक यू शिफ्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ये इसके पॉजिटिव भी हैं, इसके नेगेटिव भी हैं, राइट। बट स्पेसिफिक इश्यूज जो है उसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन हुई है, जो कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इवन इफ वी टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ डाटा काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो एक डिफरेंट ट्रेंड है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज से अलग है, राइट। तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो आपके ट्रांसफर ऑफ गुड्स में इंक्रीज हो गया, अब एमिशंस बढ़ गई, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन हो गई, राइट। तो डेफिनेटली इसमें ओवर यूज हो गया, राइट। सो दैट्स द केस। तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। अब आपके जो ऑपरेशंस है अक्रॉस द बॉर्डर वो ज्यादा बढ़ गए हैं, मार्केट इंटीग्रेशन बढ़ गई है, तो डेफिनेटली वो चीज आपके ग्लोबलाइजेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। ग्लोबल आपके कार्बन एमिशंस बढ़ना, रिसोर्सेज का ओवर यूज होना, डिफोरेस्टेशन होना। लेकिन इसके फायदे भी होते हैं, लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, आपके पास असेस हो जाता है वाइडर मार्केट का, आप इनोवेशन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं, राइट। सो दैट इज द केस, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। एंड व्हाट अबाउट द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स? अब जो यूएन के एसडीजीज है, राइट, वो एक रिस्पॉन्स है इन नेगेटिव इंपैक्ट का, वो उसका कारण नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंटल गोल्स, सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स? तो देखो, बेसिकली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो हैं वो एक रिस्पॉन्स है कि आप इन नेगेटिव इंपैक्ट्स को किस तरह से खत्म करोगे, राइट। कि इन नेगेटिव इंपैक्ट को किस तरह से खत्म करेंगे उनके बारे में। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 26. It's related to planning. A manufacturing firm is conducting an analysis of the internal environment to identify its core competencies. The evaluation includes its plant and machinery, its financial resources, its brand equity and reputation, the skills profile of its human resources, and its distribution network. This comprehensive review of a company's own assets and capabilities is a critical part of the strategic planning known as what? उसको क्या कहते हैं? कि आप अपनी खुद की कैपेबिलिटी को एक ओवरव्यू दे रहे हो, सब चीजों को गो थ्रू कर रहे हो, whether it's related to brand equity, whether it's related to skill profile of the human resources, whether it's related to distribution network or anything else, everything is being covered. तो किसका पार्ट है? पेस्टल एनालिसिस का पार्ट है, इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस का पार्ट है, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी असेसमेंट का पार्ट है, या मार्केट इवैल्यूएशन का पार्ट है? सो पेस्टल एनालिसिस एक मेथड होता है जहां पर आप एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करते हो, नॉट रिलेटेड टू इंटरनल कैपेबिलिटीज। तो इंटरनल को चेक नहीं करते हो, एक्सटर्नल को चेक करते हो, तो पेस्टल तो नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस है। यस, इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस है, जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करते हो, डिटेल्ड फैक्टर्स को चेक करते हो, फिजिकल रिसोर्सेज को देखते हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखते हो, आप इंटेंजिबल्स देखते हो, लाइक ब्रांड इक्विटी, रेपुटेशन को देखते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को देखते हो, राइट। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी असेसमेंट? एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो एक डिसएडवांटेज है, किसकी? प्लानिंग की, जो बेसिकली अराइज होती है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। वो कोई प्रोसेस नहीं है सो एज टू एनालाइज द इंटरनल रिसोर्सेज। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज नॉट करेक्ट, दैट्स बेसिकली टू डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग, राइट। ऑप्शन डी, मार्केट इवेल्युएशन। मार्केट इवेल्युएशन एक कंपोनेंट है एनालाइजिंग का, किसका? एनालाइजिंग का, कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो, उसका कंपोनेंट है, लाइक कस्टमर्स को, कंपटीटर्स को, वो इंटरनल का पार्ट ही नहीं है। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है। सो आंसर यहां पर क्या है? आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Now let's move toward the last question of today video. It's the question number 27. A vision statement and a mission statement are crucial for setting the company's strategic direction. तो एक विजन स्टेटमेंट एंड जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो दोनों ही क्रूशियल बन जाती हैं
कि आप कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को बताना चाहते हो, राइट? One is a broad, forward looking declaration answering what do we want to become, providing the foundation for the other. The second statement is more concrete, describing the company's purpose and how it will achieve its objectives. What is the proper sequence of establishing these two statements? तो क्या इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा उसके बारे में हमने बताना है, राइट? देखो, विजन स्टेटमेंट क्या होती है कि ये ब्रॉड है, दिस इज एस्पिरेशनल। विजन जो होता है वो एस्पिरेशनल होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ये किस चीज का आंसर देगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करता है, लाइक टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर वर्ल्ड वाइड, राइट? तो ये क्या है, दिस इज अ विजन, एक विजन स्टेटमेंट है। एंड व्हाट इज अ मिशन स्टेटमेंट? मिशन स्टेटमेंट होता है लाइक वी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, राइट? तो वो एक मिशन है। तो मिशन जो होता है वो कंक्रीट होता है, वो प्रैक्टिकल होता है, वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, आज की डेट में क्या चल रहा है वो आंसर करता है कि हमारा पर्पस क्या है एंड हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करेंगे, राइट? वो बिजनेस की एक्टिविटीज को बताता है, टारगेटेड कस्टमर्स को बताता है, अप्रोच के बारे में बताता है। वो मिशन स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द विजन स्टेटमेंट एंड द मिशन स्टेटमेंट। एंड अगर हम सीक्वेंस की बात करें रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो विजन पहले आएगा बिकॉज वो एक एस्पिरेशनल डेस्टिनेशन के बारे में बताता है, और मिशन बाद में आएगा, यानी कि विजन के बाद मिशन आएगा, राइट? बिकॉज वो ट्रांसलेट करता है एस्पिरेशन को एक पर्पस के लिए, एक पाथ के साथ, राइट? सो दैट्स द केस। सो आंसर क्या रहेगा देखते हैं। द मिशन स्टेटमेंट शुड बी एस्टैब्लिश फर्स्ट। नो, मिशन स्टेटमेंट बाद में आएगी। विजन स्टेटमेंट शुड बी एस्टैब्लिश फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द विजन स्टेटमेंट। सो ऑप्शन जो है यहां पर सी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत से कंसेप्ट को हमने कवर किया, बहुत सी चीजों को कवर किया, राइट? तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए और फर्दर बाकी सभी वीडियोस का भी पीडीएफ चाहिए एंड वीडियोस चाहिए, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app। एंड मेक श्योर अगर आप iOS यूजर हैं तो ORG कोड यूज करना है, GEGKT, right? So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.